सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश की तीसरी क्लास है जो कि डीएलएड 20 सेमेस्टर वालों के लिए है। ठीक, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इम्परेटिव सेंटेंस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उससे पहले अफर्मेटिव और सेंटेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इतना हमको क्लियर हो गया कि सेंटेंस होते क्या हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंसों का रूल क्या होता है। क्लियर। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर टेंस बता दीजिए पहले टेंस। तो भैया टेंस पढ़ाने से पहले अगर आपको सेंटेंस नहीं पता होगा तो टेंस क्या पता कर पाओगे। कुछ बच्चे जो है ना कमेंट कर रहे थे कि सर टेंस बताइए। अगर आपको नहीं लगता है कि हमको सेंटेंस के साथ साथ टेंस भी पढ़ना तो चलिए ठीक, इस सेंटेंस को पढ़ाने के बाद हम आपको टेंस भी बहुत अच्छे से डिस्कस कराने वाले हैं। क्लियर। तो बस वीडियो में बने रहिए, हर एक वो चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आपको बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो बच्चा मेरा है वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। हिंदी में कहते हैं इसको आदेश सूचक वाक्य। आदेश सूचक वाक्य। अब अगर हिंदी में आपसे कोई पूछे कि आदेश सूचक वाक्य क्या होते हैं तो आप बताओगे वे सेंटेंस, वे वाक्य जिनमें हम आदेश देते हैं वो हमारे आदेश सूचक शब्द कहते हैं। क्लियर। और इंग्लिश में ये सब शब्द जो होंगे बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो हम ऑर्डर्ड दे सकते हैं। ऑर्डर्ड माने क्या होता है? आदेश या आज्ञा। और सेकेंड हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, यानी कि हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये काम करिए। ठीक। और एक होता है मेरा बेटा सजेस्ट करते हैं हम, इसमें हम लोग सजेस्ट भी करते हैं। और ईटीसी बहुत होते हैं ऐसे जो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होगा? तो इम्परेटिव सेंटेंस में बेटा हम ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं और किसी काम को करने के लिए हम दूसरे को सजेस्ट करते हैं, उसको प्रेरित करते हैं कि बेटा वो काम करिए। तो ये जो सेंटेंस होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। ये सेंटेंसों का रूल बेटा क्या होता है? जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपसे कि जो मेरा सिंपल फॉर्मेट होता है किसका, वाक्य का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस तुम्हारा आता है मेन वर्ब और लास्ट में आता है बेटा ऑब्जेक्ट। ये होता है सिंपल फॉर्मेट, यानी सिंपल रूल मेरा किसका? सेंटेंसों का। और इससे पहले पढ़ चुके अफर्मेटिव। अफर्मेटिव दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव थिंक और निगेटिव थिंक। उसमें ये रूल मेरा काम करता था। निगेटिव में पढ़े तो निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती थी, सेम रूल मेरा वही रहता था। बट जो ये तुम्हारे सेंटेंस हैं इम्परेटिव सेंटेंस, इसका रूल कुछ अलग ही कहता है। इसका रूल कुछ अलग ही कहता है। देखिए क्या कहता है हमारा ये रूल। जो इस सेंटेंसों के रूल होते हैं, इन सेंटेंसों के जो रूल, वो आपका रूल पहला होता है क्या? हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब से प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट से हमारे ये क्या शुरू होते हैं? इन इम्परेटिव सेंटेंस किससे? वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं भैया बताओ? वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहेंगे? क्रिया। तो ये जो मेरे हिंदी में सेंटेंस होंगे उसमें सबसे पहले बेटा मेरा क्रिया आता है, बाद में क्या आता है? कर्म आता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, समझ गए ना? इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल मैंने कहा, मैंने ओपन द डोर। मैंने कह दिया ओपन द डोर। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया तुम्हारा? इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? ओपन माने खोलो, द डोर माने दरवाजा, दरवाजा खोलो। तो अगर इसको हिंदी में आप कुछ अच्छे मन से पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं किसी को आज्ञा दे रहा हूँ कि दरवाजा खोलो, ऐसे ही तो वो मेरा हो जाएगा दरवाजा खोलो, मेरा आदेश सूचक। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे वर्ब अपने रूल की, तो यहाँ पर देखो ओपन माने क्या होता है बेटा? ओपन माने क्या होता है मेरा? खोलना या खोलो। मैं समझ लूँ मेरा खोलना, और खोलना मेरा क्या है? खोलना मेरा क्रिया है कि नहीं? क्रिया बोलो, क्रिया है कि नहीं? तो ये जो मेरा सेंटेंस हुआ ये बेटा तुम्हारा वर्ब से शुरू हुआ कि नहीं शुरू हुआ? वर्ब से सेंटेंस कौन से शुरू होते हैं हमारे? तुम्हारे इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं। क्लियर? इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने कह दिया
देखिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, आपके समझ में आएगा, ये गारंटी है। जैसे मैंने कह दिया लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, लर्न माने क्या होता है भैया, पढ़ना होता है या पढ़ो होता है, पढ़ो। इंग्लिश माने अंग्रेजी, तो मैंने आपसे कहा लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो, तो मैंने आपको आज्ञा दिया कि नहीं दिया, बोलो बच्चा, आज्ञा दिया ना। तो देखिए आपने देखा लर्न माने पढ़ना, और पढ़ना एक प्रकार का काम है, मतलब वर्ब है, तो वर्ब से शुरू हुआ, तो मेरे को कंफर्म हो गया कि ये मेरा इंपरेटिव सेंटेंस है। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। देखिए ये भैया तुम्हारा कौन सा रूल हुआ, ये तुम्हारा रूल हुआ बच्चा तुम्हारा फर्स्ट, कौन सा हुआ, फर्स्ट। क्या हुआ कि वर्ब से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट पे एंड होते हैं हमारे कौन से सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये पहला रूल हुआ। उसके बाद रूल नंबर 2 बेटा तुम्हारा क्या कहता है, रूल नंबर 2, इसमें एक तो आएगा आपका डू नॉट, फिर आपकी आएगी वर्ब, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या आता है, पहले आता है डू नॉट, फिर आता है वर्ब, उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। फिर देखिए मैंने एक एग्जांपल कह दिया, क्या, जैसे मैंने कह दिया डू नॉट टच, डू नॉट टच दिस, डू नॉट टच दिस, इसे मत छुओ। अब ये बताओ एक आदेश सूचक वाक्य है कि नहीं वाक्य है? मैंने आपसे कहा क्या, इसे मत छुओ, तो कहोगे यस आपने मेरे को आज्ञा दिया, ऑर्डर दिया है, तो ये बेटा जो मेरा हो जाता है ये भी तुम्हारा होता है आदेश सूचक वाक्य। क्लियर? आदेश सूचक वाक्य। ये देखिए अभी हम लोग जितने पढ़ रहे हैं बेटा वो सब ऑर्डर वाले पढ़ रहे हैं, अभी रिक्वेस्ट वाले भी पढ़ेंगे और सजेस्ट वाले भी पढ़ेंगे। हर एक टाइप का एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा, बस अर्थ आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, साथ में नोट करते हुए प्रत्येक पॉइंट को अपने नोट डाउन करते हुए चलना है। क्लियर है? क्लियर। चलिए मैंने क्या कहा, डू नॉट टच दिस। अब टच माने क्या होता है भैया ये बताओ, टच माने क्या होता है तुम्हारा छूना, और दिस माने इसे या यह, इसे या यह। डू माने नहीं, नॉट माने नॉट, डू माने नॉट माने नहीं। क्या हो गया, इसे मत छुओ या इसको मत छुओ, तो ये मेरा हो गया बच्चा इंपरेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाक से। एक और एग्जांपल जैसे मैंने कह दिया डू नॉट क्लोज द डोर, डू नॉट क्लोज द डोर, इसका मतलब क्या हो गया, दरवाजा मत खोलो, तो दरवाजा मत खोलो, डू नॉट क्लोज द डोर, दरवाजा मत खोलो। इसमें भी आपको लग रहा होगा, देखिए प्रत्येक इंग्लिश के सेंटेंस को जब आप हिंदी में कन्वर्ट करना सीख जाओगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आने लगेगा। ठीक, जब आप इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में सीख जाओगे कन्वर्ट करना ना, तो आप हर चीज़, क्योंकि हिंदी जो है वो बेटा आसान है। देखिए मैंने आपसे कहा, अब ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया डू नॉट टच दिस, तो आप कहोगे यार ये कौन सा सेंटेंस है। अगर आप हिंदी में कन्वर्ट कर जाओगे, टच माने छुओ, दिस माने इसे, नॉट माने नहीं, इसे नहीं छुओ या इसे ना छुओ, तब आप इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा ये मेरा आदेश सूचक वाक्य है। क्लियर? क्लियर। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है मेरा, डू नॉट मेक सेंटेंस, डू नॉट मेक सेंटेंस, डू नॉट मेक सेंटेंस। डू माने, मेक माने बनाओ, सेंटेंस माने वाक्य, नॉट माने नहीं, सेंटेंस ना बनाओ, वाक्य मत बनाओ। तो ये मैंने आपको आज्ञा दिया कि नहीं दिया कि ये वाक्य मत बनाओ, तो ये आज्ञा दिया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम आज्ञा देते हैं मेरे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। क्लियर हो गया ना? क्लियर। चलिए अब कुछ रिक्वेस्ट वाले देख लेते हैं, ऑर्डर का क्लियर। अब कुछ रिक्वेस्ट वाले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे क्या हो सकते हैं। ठीक, देखिए प्रत्येक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, उसमें साथ में नोट डाउन करते हुए भी चलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ भी सकते हैं ऐसे। देखिए पहला रूल हम कुछ इस तरफ रूल लिखे दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहला रूल क्या था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा किस टाइप से आ सकते हैं आपके, पहले तो आपका डू नॉट आ सकता है, फिर वर्ब आ सकता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। क्लियर इतना? बोलो इतना क्लियर। फिर तो तीसरा आता है, वो सबसे पहले तो प्लीज़ लिखा मिल सकता है, फिर आपका वर्ब, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट।
ये तीसरा फॉर्मेट होता है, तीसरा रूल होता है। अब देखिए कैसे, ये जो होगा सबसे पहले प्लीज़ आएंगे सेंटेंसों में। तो जैसे मैंने कह दिया प्लीज़ सिट हेयर, हेयर माने यहाँ, सिट माने बैठो, कृपया यहाँ बैठो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं किया, मैंने कहा प्लीज़ सिट हियर, तो इसका मतलब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पर बैठो, तो रिक्वेस्ट किया तो ये मेरा हो जाएगा इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने एक और सेंटेंस कह दिया, प्लीज़ ओपन द बुक, प्लीज़ ओपन द बुक, कहने का मतलब किताब खोलो, कृपया किताब खोलो। तो इन सेंटेंसों में हमने क्या देखा, प्लीज़ आ रहा है, तो जिन सेंटेंसों में पहले प्लीज़ आएगा वो मेरा इम्परेटिव सेंटेंस होगा 110%। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो सेंटेंसों का बेस सीख चुके हो, सेंटेंसों का बेस सीख चुके हो, तो ये तो सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला रूल क्या बताया, वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा डू नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, तीसरा प्लीज़ वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब चौथे कुछ सेंटेंस होते हैं जो मेरे लेट अस से शुरू होते हैं, जो मेरे लेट अस से शुरू होते हैं, वे कौन से सेंटेंस होते हैं? देखिए ये तो आपका एकदम क्लियर है, ये तो सब में रहेगा, ये रूल तो सब में रहेगा। देखिए सब अगर रूल देखो तो सब में ये कॉमन है। बात करें इसमें भी तो इसमें देखो ये कॉमन है, केवल लगा क्या पहले डू नॉट, इसमें प्लीज़ कॉमन है और इतना इसमें कॉमन। और जो तुम्हारा चौथा नंबर आता है बेटा वो होता है लेट अस वाला। क्या होता है? लेट अस, जिसे हम लोग मांगते हैं। तो चौथा जो मेरा आ जाएगा वो सबसे पहले आ जाएगा आपका लेट, उसके बाद वर्ब, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये होता है चौथा फॉर्मेट। देखिए अब यहाँ पर सब में देखो वर्ब ऑब्जेक्ट सब में आ रहा है, केवल कौन सा सेंटेंस बदल रहा है, वर्ड बदल रहा, तो पहला बदल रहा है। ठीक, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल कह दिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल क्या कह दिया आपसे, हमने कह दिया लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश। अब इसका मतलब क्या हो गया, लेट्स लर्न इंग्लिश, मैंने आपसे कहा अंग्रेजी पढ़ो, मान लिया मैंने अंग्रेजी पढ़ रहा है, मैंने माना अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो ये सेंटेंसों में जो लेटेस्ट से भी शुरू होते हैं वही मेरे भैया क्या होते हैं, आदेश सूचक वाक्य। किस चीज़ से शुरू होंगे? एक तो बच्चा मेरा ऑर्डर देंगे हम, जो कि हमने सबसे पहले सीखा, दूसरा मैं डू नॉट लगाऊंगा, तीसरा मैं प्लीज़ भी लगा सकता हूँ, चौथा मैं लेटेस्ट भी लगा सकता हूँ, हाँ, और कभी कभी मैं नेवर या ऑलवेज भी लगा लेता हूँ। कैसे? देखिए मैंने कहा नेवर, नेवर टेल आ लाई, नेवर टेल आ लाई। नेवर माने होता है क्या? कभी नहीं, नेवर माने क्या होता है? कभी नहीं, और लाई, टेल अ लाई माने का झूठ, कभी झूठ ना बोलो। तो ये बताओ हिंदी में जो मैंने बोला एक आदेश सूचक शब्द है कि नहीं है? मैंने बोला नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ भी मत बोलो, मैंने कहा ना नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलो। उसके बाद एक जैसे मैंने यहाँ पर कह दूँ, जैसे मैंने कह दूँ क्या, अभी इसी चीज़ को मैं एक ऑलवेज से लिख दूँ, अभी इसी को मैं ऑलवेज से लिख दूँ, ऑलवेज टेल आ लाई, ऑलवेज टेल आ लाई। अब देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, तो हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो ये भैया मेरे हो जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो क्लियर इतना इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, बोलो इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? देखिए कुछ ये इस तरह से नहीं पूछे जाएंगे, आप में इतना डीपली नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ जब पढ़ रहे हैं तो हर एक चीज़ को पढ़ लें, हो सकता है आज नहीं तो कल मेरे काम वो चीज़ आ जाए। क्लियर इतना? बोलो क्लियर इतना ना? ठीक। अब चलिए जो आज का हम नेक्स्ट अपना देखते सेंटेंस वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। इतना क्लियर ना? इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो हम कमांड लेते हैं इसमें, दूसरा ऑर्डर देते हैं, सजेस्ट करते हैं और फिर रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सब सेंटेंस मेरे बेटा इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर है ना? अब चलिए जो हम अपना अगला देखते हैं वो है मेरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या ये सेंटेंस क्या होते हैं जरा इनको भी हम लोग सीख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होते हैं? देखिए
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं। समझे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनमें हम बेटा अपनी क्या करते हैं, भावनाएं प्रकट करते हैं। भावनाएं, अब भावनाएं कैसे प्रकट करेंगे, भावनाएं कैसे प्रकट करेंगे? देखिए हिंदी में तो हम भावनाएं बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया, तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया, अब तुम क्या कहोगे? अरे वाह मैंने तो एग्ज़ाम पास कर लिया। अरे तुम तो पढ़ रहे हो। अरे तुम यार वहाँ क्यों नहीं गए? अरे यार तुमने पढ़ाई क्यों नहीं किया? अरे यार मेरे को तो 1 नंबर से नौकरी छूट गई। ऐसे आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हो जहाँ पर मैं अपने भाव प्रकट करता हूँ बेटा, वो मेरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? जो अभी आपने सीखा, अरे वहाँ ना जाओ, अरे ये मत खाओ यार इसमें कीड़े हैं, अरे तुम सो जाओ यार हम पढ़ेंगे, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं बेटा वो मेरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, हुर्रे हुर्रे वी वन द मैच, वी वन द मैच। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, क्या? हुर्रे वी वन द मैच। वी माने हम, वन माने जीते, द मैच माने मैच को, हम मैच को जीते। तो जो हुर्रे है भैया, हुर्रे, इसका कोई अर्थ नहीं होता, ये मेरी फीलिंग बताता है, ये मेरे भाव प्रकट करता। क्या? हुर्रे वी वन द मैच, मैंने मैच को जीता हूँ। हमारे अंदर से क्या निकला? हुर्रे वी वन द मैच। जो मेरे अंदर से निकलता है वो मेरा क्या होता है? भाव होता है। तो ये कौन सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलिए एक और देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया ओह सो सैड, मैंने कह दिया ओह सो सैड, मतलब अब मैंने कहा सो सैड मतलब बहुत दुख की बात है। ओह का यहाँ पर कोई अर्थ है? ओह का कोई अर्थ है? तो भैया ओह का कोई अर्थ नहीं है। ओह क्या है मेरा? वो मेरी फीलिंग है जो मेरे अंदर से बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत हो रही है। बोलो हो रहा है कि नहीं? मैं किसी को दुख में देखूंगा या कोई दुख बात सुनूंगा, दुखी बात, तो मैं कहूँगा ओह सो सैड यार। तो ये बेटा मेरे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। ये कौन से वाक्य होते हैं? तो ये होते हैं भैया विस्मय बोधक वाक्य। और एक चीज़ याद रखना, इस सेंटेंसों को पहचानने की बहुत अच्छी ट्रिक है। आप लोगों ने विस्मय बोधक चिन्ह देखा होगा, इस टाइप से लगता है, एक डंडा खींचा रहता है, उसके नीचे एक बिंदी लगी होती। तो जिन सेंटेंसों में आप ये वाला चिन्ह देख जाओगे, आंखें मूंद कर वहां पर बता देना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, आंखें मूंद कर वहां पर बता देना क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं? तो वे सेंटेंस जिनमें मैं अपना भाव फीलिंग्स प्रकट करते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। चलिए अब आप आपके बुक के लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं हमारा क्या है। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, एलास, एलास हिज मदर MOTHER इज नो मोर, हिज मदर इज नो मोर। मैंने कहा उसकी माता नहीं रही, मैंने कहा उसकी माता नहीं रही, लेकिन इसके पहले क्या लग गया भैया? इसके पहले लग गया एलास, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो मेरी फीलिंग बता रहा कि एलास, एलास हिज मदर इज नो मोर। हिज माने उसकी मदर माने माता, नो मोर माने नहीं रही, उसकी माता नहीं रही। और एलास का कोई अर्थ नहीं है, क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा फीलिंग बता रहा। और यहाँ पर देखो जितने भी सेंटेंस मैंने लिखा है सब में देखो ये चिन्ह लगा कि नहीं लगा, सब में ये चिन्ह लगा कि नहीं लगा। तो ये चिन्ह जहाँ पर मिल जाए इसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी हिंदी में बोलते हैं, यानी कि विस्मय बोधक चिन्ह भी इसको बोलते हैं। तो क्लियर ना? क्या पढ़ा? इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक सेंटेंस आपका बचा है क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हम अगली वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए पहले कुछ बता दें। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टेंस के बारे में बता दीजिए, तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं। वैसे इसके बाद मेरा टेंस ही शुरू होने वाला है। ठीक, सेंटेंसों के बाद मैं टेंस ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि टेंस अगर सेंटेंस से पढ़ लिए तो टेंस भी पढ़ लो, तो साथ में अगर पढ़ लोगे लाइन से टॉपिक पढ़ोगे जो कि रिलेट करते हैं एक दूसरे को, तो वो समझ में जल्दी आता है। ठीक, जैसे अभी आप मैथ में आप एज से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अब इन्हीं एज से संबंधित क्वेश्चनों को हम रेशियो में आएंगे, यानी कि अनुपात में आएंगे।
तो एज भी रहेगा, अनुपात भी रहेगा, दोनों को कंबाइंड चैप्टर पढ़ लेंगे, मेरे दोनों चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार सेंटेंस पढ़े हैं, टेंस भी पढ़ेंगे, तो मेरा दोनों टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है, ठीक। देखिए जो बच्चे कह रहे थे इसके लिए मैं यहाँ पर टेंस बता रहा हूँ, नहीं कोई ज़रूरत नहीं थी अभी यहाँ पर टेंस की, अभी तो आप सेंटेंस ही पढ़ रहे थे। बट आप लोगों के हर डाउट को क्लियर करना ही हमारा कर्तव्य है। आप जितने डाउट होंगे सब डाउट मेरे से क्लियर करा सकते हैं, ठीक। मैं बात करूँ टेंस की, किसकी बात करूँ, टेंस की। और टेंस को हिंदी में बच्चा कहते क्या है, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं, काल। अब देखिए इसको पढ़ेंगे हम लोग, इतने गजब तरीके से पढ़ेंगे कि लाइफ में कभी भी टेंस भूलना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। बस अर्थे आपको लीड को कान में घुसेड़ लेना है और पूरा फोकस अपने वीडियो पे कर लेना। गारंटी मेरी है आप 70% इंग्लिश को कन्वर्ट करना जान जाओगे। 70% इंग्लिश को आप कन्वर्ट करना जान जाओगे, काहे में, हिंदी में। और हिंदी को कन्वर्ट करना आप जान जाओगे इंग्लिश में, क्योंकि ये सब किस में आता है, ये सब भैया आपका टेंस में आता है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, ये सब टेंस में सीखो, कंफर्म। चलिए फिर बिना कोई देरी किए देखते हैं मेरा टेंस क्या होता है। मेरा टेंस क्या होता है, देखिए टेंस में हम सीखेंगे अपने कैसे। हम टेंस आपको बताएं, टेंस को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। टेंस को मैं 2 भागों में डिवाइड करूंगा। एक तो बच्चा मैं समय के हिसाब से डिवाइड करूंगा और दूसरा मेरा काम, या यूँ कह ले इसको कार्य। क्या कह ले, कार्य, ठीक। अगर इंग्लिश में बात करें तो काम या कार्य को हम लोग कहते हैं बेटा वर्क, और समय को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग टाइम। क्या कहते हैं, टाइम। अब देखिए अब यहीं से हमारी टेंस की परिभाषा बन गई। अब यहीं से हमारी टेंस की परिभाषा बन गई क्या, कि जहाँ पर कोई कार्य किसी निश्चित समय से चल रहा था या चल रहा होगा या चलेगा, मेरा टेंस कहलाता है। मैंने क्या बताया, कोई ऐसा कार्य जो निश्चित समय से चल रहा है या चल रहा होगा या चल रहा था, मेरा टेंस कहलाता है। क्लियर। अब देखिए बात करो समय की, तो समय बेटा कितने प्रकार से हो सकता है, हिंदी में बताओ समय कितने प्रकार से हो सकता है। तो आप बताओगे सर समय 3 प्रकार से होता है, कौन कौन से, वर्तमान, भविष्य, पास्ट। तो मैं भी कह रहा हूँ करेक्ट 3 ही प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला मैंने बताया आपसे, पहला होता है बेटा आपका पास्ट, यानी कि जो बीत चुका है। दूसरा होता है तुम्हारा प्रेजेंट, और तीसरा तुम्हारा क्या होता है, फ्यूचर। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर। पास्ट का मतलब क्या होता है, भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल। भविष्य का मतलब, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है। समय 3 प्रकार के तो होते हैं, समय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो हम बिता चुके हैं, जो मैं अपनी लाइफ पीछे छोड़ आया हूँ, वो मेरा बेटा होता है पास्ट। जिसमें मैं जी रहा हूँ वो मेरा है प्रेजेंट, और जो मेरा आने वाला कल होगा वो बेटा मेरा होता है पास्ट। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूँ कार्य, कार्य कितने प्रकार से हो सकता है, तो मैं देखता हूँ कार्य कितने प्रकार से होगा। सबसे पहले तो आपका कार्य जो होगा वो एक इनडिफिनिट होगा। इनडिफिनिट का मतलब जानते हो क्या होता है, इनडिफिनिट। चलिए ऐसे लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आप लोग कहोगे कि सर गलत पढ़ा रहे हो, ठीक। ऐसे समझ लो। एक होता है इनडिफिनिट। इनडिफिनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, जो पक्का ना हो, जो कार्य हमें पक्का ना हो उसे हम इनडिफिनिट कहते हैं। अब पक्का कैसे नहीं होगा, हमें पता नहीं वो कार्य पूरा हुआ कि चल रहा कि चलेगा, कब खत्म होगा, कब स्टार्ट होगा, ये सब कार्य मेरे होते हैं इनडिफिनिट कार्य। क्लियर हो गया ना। और एक तुम्हारा कार्य होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस माने होता है जो कार्य बराबर चल रहा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा आप पढ़ रहे हो,
तो ये कौन सा कार्य हो जाएगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि चल रहा, आप पढ़ रहे हो ना, चल रहा है। मैंने आपसे कहा आप खा रहे हो, आप सो रहे हो, तुम जा रहे हो, मम्मी खाना बना रही हैं, पिताजी काम कर रहे हैं, सिस्टर डांस कर रही है, तो ये सब सेंटेंस इसमें काम का करना प्रतीत होता है मेरे बेटा, कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक, कौन सा कंटिन्यूअस टाइप का वर्क होगा। और तीसरा भैया तुम्हारा होता है, वो होता है परफेक्ट। तीसरा क्या होता है बेटा तुम्हारा, परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट का मतलब ऐसा कार्य जिसमें कोई कमी ही ना हो, कोई कमी ना हो, वो पूरा एकदम पक्का हो गया हो, हमारा परफेक्ट होता। जैसे आपने बॉलीवुड में मिस्टर आमिर खान को तो जानते ही होंगे। मिस्टर आमिर खान को भैया बोलते हैं मिस्टर प्रोफेसर, क्या कहते हैं, परफेक्टनिस्ट, उनको बोलते हैं मिस्टर परफेक्टनिस्ट। मतलब उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है, वो जो कार्य करते हैं अच्छा ही करते हैं। उन्होंने दंगल पिक्चर बनाया, वो अच्छी थी, जो भी कि कहने को यहाँ से मूवी नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो परफेक्ट का मतलब ही होता है कि अब उसमें कोई कमी रह ही नहीं गई है, वो पूरा का पूरा हो गया है। तो ये मेरे सेंटेंस होते हैं मेरे परफेक्ट टेंस। और मेरा लास्ट जो होता है वो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब ये परफेक्ट कंटीन्यूअस देखिए, परफेक्ट का मैंने मतलब क्या बताया, पूरा का पूरा हो गया है अच्छे तरीके से, और कंटीन्यूअस का मतलब क्या रहा, बता रहा है चल रहा। तो जो मेरा परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा उसमें क्या होगा कि जो कार्य होगा वो पूरा का पूरा होगा भी और चल भी रहा होगा। जैसे मैंने कहा तुम 11 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तो भैया मैं 11 बजे से लगाकर और अभी तक अंग्रेजी पढ़े रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस तुम्हारे परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे एक और कहूँ, मम्मी 1987 से यहाँ पर रह रही हैं, तो 1987 से आपकी माताजी वहाँ पर निवास कर रही हैं। तो ये मेरे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो क्लियर ना, क्लियर। देखिए ये था समझाने के लिए, एक एक करके यहाँ से कुछ और भी चीज़ सीखेंगे, लेकिन वो अपने नेक्स्ट वीडियो से। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना ऑपरेटिव सेंटेंस क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को करना लाइक, साथ में करना शेयर, और हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को करना सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।